हमारी ये मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है और इसमें हम पहला चैप्टर कर रहे हैं 10वीं और 12वीं सदियों के बीच पश्चिम और मध्य एशिया। इसमें हमने लास्ट टाइम भारत की ओर तुर्कों का प्रसार और हिंदूशाही शासक का अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा था कि 1870 में जबुलिस्तान को किसी याकूब नामक व्यक्ति ने जीत लिया था और फिर उसके जो निकटवर्ती ईरानी प्रांत था वहाँ का वो वास्तविक शासक बन गया था सिस्तान का, और फिर उसने वहाँ के राजा की हत्या कर दी थी और उसकी प्रजा को मुसलमान बना दिया था। और इसी क्रम में 1963 में अल्पतगीन जो खुरासान में सामानी शासकों का सेनानायक था ने जबुलिस्तान में यानी कि गजनी पर चढ़ाई कर दी थी। और 1977 में फिर आगे सुबुक्तगीन ने हिंदूशाही राज्य पर चढ़ाई कर दी थी और उसके सीमावर्ती भूखंड जिसमें यानी कि काबुल और जलालाबाद को तबाह कर दिया था। और इस तरीके से 1990-91 में हिंदूशाही शासक की इसमें निर्णायक हार हो गई थी। और फिर इसमें हमने एक स्टेटमेंट भी देखा था जिसमें उत्बी ने कहा था कि इस तरीके से, उत्बी कौन है? उत्बी एक इतिहासकार है, तो स्टेटमेंट जैसे पूछ लिया जाता है तो उसने कहा था कि इसके बाद हिंदुओं ने अपनी दुम दबा ली थी इस देश यानी कि गजनी पर पुनः आक्रमण करने का इन्होंने दुस्साहस नहीं किया था, क्योंकि 1990-91 में हिंदूशाही शासक की हार हो गई थी। ठीक है। और फिर जब हम महमूद गजनवी का आगे अध्ययन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक उदयबंड यानी कि उसने क्या किया था, महमूद गजनवी ने शाही राजधानी वेइन या उदयबंड अथवा उसे पेशावर के नाम से भी जानते हैं पर आक्रमण कर दिया था। और इसमें हिंदूशाही शासक जयपाल की हार हो गई थी और उसने अपनी इस हार को बहुत ज़्यादा अपमानजनक माना था। और इसके बाद ही कुछ वर्षों बाद उसने स्वेच्छा से मृत्यु कर ली थी। और उसके बाद फिर उसका पुत्र आनंदपाल हिंदूशाही राज सिंहासन पर बैठता है। तो अब इस क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तर भारत में राजपूत राज्य 10वीं-12वीं सदी एवं गजनी सल्तनत। 10वीं सदी के मध्य के दो सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत राज्यों का ह्रास प्रारंभ हुआ जिन्होंने पिछली 2 सदियों के दौरान उत्तर और मध्य भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित रखा। ये गुर्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राज्य थे जिनकी राजधानियां क्रमशः कन्नौज और मान्यखेत थी। कन्नौज गुर्जर प्रतिहार की थी और मान्यखेत राष्ट्रकूटों की थी। गुर्जर प्रतिहार हिमालय के तराई क्षेत्र से दक्षिण में उज्जैन तक एवं मालवा में पश्चिम में गुजरात, पूर्व से मुंगेर तक फैला हुआ था। इसने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रकूटों के साथ एवं बिहार और आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण हेतु बंगाल के पालों के साथ संघर्ष किया था। उत्तर पश्चिम में इसका प्रसार थानेश्वर तक था। 10वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका तेजी से पतन हुआ और यह मुख्यतः आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक ही सीमित होकर रह गया। इस बीच अनेक नए राज्यों का उदय हुआ जिनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कालिंजर और महोबा के चंदेल, राजस्थान में शाकंभरी के चौहान, मालवा के परमार तथा गुजरात के चालुक्य थे। इसके अतिरिक्त इन राजाओं के भी अधीनस्थ शासक थे जो कभी कभी अपनी अधिपतियों की सहायता करते थे किंतु प्राय स्वतंत्र होने की साजिश करते रहते थे। कश्मीर पर शक्तिशाली रानी छिद्दा ने 26 वर्षों तक शासन किया। सत्ता में बने रहने के लिए उसने अपने पोतरों तक की हत्या कर दी थी। शाहियों के साथ दीर्घ काल में उसकी प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी और इसलिए उसने महमूद के विरुद्ध संघर्ष में उनकी कोई सहायता नहीं की। अन्य किसी राजपूत राजा ने महमूद के विरुद्ध आनंदपाल के संघर्ष में उसकी सहायता नहीं की, भले ही फरिश्ता इसके विपरीत विचार व्यक्त किए हों। पंजाब को रोकने के बाद महमूद ने गंगा घाटी में 3 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का प्रयोजन मध्य एशियाई अभियानों के लिए धन प्राप्त करना एवं गंगा घाटी स्थित राज्यों को डवाडोल करना ताकि वे उस क्षेत्र में उसके विरुद्ध कोई गठबंधन तैयार करने की स्थिति में ना रहें। सन 1015 में महमूद ने गजनी से कूच किया और हिमालय की तराइयों से होकर तेजी से बढ़ता हुआ वह यमुना के निकट आ पहुंचा। अपने अधीनस्थ शासकों की सहायता से उन्होंने यमुना नदी को पार किया तथा आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरन पहले बुलंदशहर, कभी कभी मिलान में आ जाता है, कई बार नेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, बरन और एक साइड इस तरीके के नाम दे देंगे और एक साइड न्यू नाम और एक साइड पुरानी साइड। तो बरन बुलंदशहर को पहले जाना जाता था बरन के नाम से। में एक स्थानीय राजपूत शासक को पराजित किया। तत्पश्चात वह तीर्थ स्थल मथुरा की ओर बढ़ा
तो उस क्षेत्र के एक प्रमुख राजपूत राजा कलचुरी शासक कोक्कलदित्य ने उसका सामना किया। एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें उस राजपूत राजा ने भारी संख्या में हाथियों का प्रयोग किया। कोक्कल की पराजय वस्तुतः एक बार फिर तीव्र गति वाले घुड़सवार सैनिकों के विरुद्ध मंद गति से बढ़ने वाली सेनाओं की पराजय का बोधक थी। मथुरा और वृंदावन को लूटने के बाद महमूद प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज की ओर बढ़ा। उस समय तक काफी दुर्बल स्थिति में आ गए एवं प्रतिहार शासक ने भागकर गंगा के दूसरे किनारे पर शरण ली। कन्नौज को पूरी तरह तहस नहस करने के बाद महमूद अपनी राजधानी गजनी की ओर लौटा और रास्ते में अपने कई छोटे छोटे विरोधियों को परास्त करता चला गया। महमूद द्वारा गंगा घाटी में किया गया सर्वाधिक शानदार और लाभप्रद धावा था। उसने इस समय तक मध्य एशिया में अपने तुर्की दुश्मनों पर भी विजय प्राप्त कर ली और ईरान पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। बगदाद के खलीफा ने महमूद की भारतीय विजयों का समाचार लाने वाले उसके दूत का विशिष्ट सम्मान के साथ स्वागत किया। महमूद द्वारा गंगा घाटी में सन 1019 से 21 में आक्रमण का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इनमें से पहले आक्रमण का प्रयोजन महमूद के विरुद्ध निर्मित एक निस्तेज राजपूत गठबंधन को नष्ट करना था। बुंदेलखंड में शक्तिशाली चंदेल शासक के सुझाव पर कन्नौज के प्रतिहार शासक को सत्ता से हटा दिया गया क्योंकि उसने महमूद का प्रतिरोध करने के बजाय अपमानजनक पलायन किया था। ग्वालियर के राजपूत शासक शाही शासक त्रिलोचन पाल का साथ दिया था और उसकी सहायता की थी। महमूद ने तेजी से बढ़कर शाही शासक त्रिलोचन पाल को कन्नौज के चंदेल दक्षिण शासक जिसका नाम त्रिलोचन पाल ही था को पराजित किया था। उसके बाद चंदेल शासक विद्याधर की ओर उन्मुख हुआ। कहा जाता है कि विद्याधर ने महमूद के विरुद्ध 1,45,000 पैदल सैनिक और 36,000 घुड़सवार सैनिक एवं कम से कम 640 हाथी लेकर आ डटा। कुछ झड़पों के बावजूद कोई निर्णायक युद्ध आरंभ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी पक्ष शक्ति परीक्षण के जोखिम नहीं उठाना चाहता था। सन 1021 में महमूद ने ग्वालियर पर पुनः धावा बोला किंतु कालिंजर के निकट चंदेल शासक के साथ युद्ध की संभावना को उसने टाल दिया। दूसरी ओर चंदेल शासक ने स्वतः ही एक मासिक कर देने का वादा किया। इन अभियानों के बावजूद महमूद गजनवी के राज क्षेत्र का विस्तार पंजाब के आगे नहीं हो पाया किंतु उन्होंने गंगा दोआब के ऊपरी भाग को एक प्रकार का तटस्थ क्षेत्र बना दिया जिसमें कोई भी शक्तिशाली राजस्व को स्थापित नहीं कर सकता था। इसका नकारात्मक परिणाम यह निकला कि उस क्षेत्र में चंदेल द्वारा नियंत्रित क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाया। उन अभियानों में ने अपने खोए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने के शाही शासकों के प्रयासों का सदा के लिए अंत कर दिया। महमूद का भारत में अंतिम लूट अभियान 1025 में राजस्थान होते हुए सोमनाथ के विरुद्ध था। यह कहानी इतनी अधिक प्रसिद्ध है कि विस्तार से उसका वर्णन करना आवश्यक होगा। इस अभियान से अज्ञात और शत्रुपूर्ण देश पर तुर्कों की तीव्र चालनीयता का सामर्थ्य एवं तत्कालीन तुर्की यायावर जनजातियों के असाधारण दुस्साहस और निर्भीकता को एक बार फिर दर्शा दिया गया। इसके साथ स्वर्ण का लोभ और इस्लाम के शत्रु के विरुद्ध सर्वांगीण युद्ध करने की गाजी भावना भी जुड़ गई। महमूद गजनवी की सैनिक क्षमता के संबंध में शायद ही कोई विवाद हो सकता हो। वह निडर योद्धा लोकनायक था जिसने अपने ही बूते पर पश्चिम और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत में लूटे धन की सहायता से उसने अपनी राजधानी गजनी को शानदार भवनों से अलंकृत किया। उसने फिरदौसी जैसे साहित्यकारों और कवियों को संरक्षण भी दिया और सामान्य शासकों के काल में आरंभ होने वाले फारसी नवजागरण को भी प्रोत्साहित किया किंतु उसके काल में किसी ऐसी यादगार संस्था के निर्माण में योगदान नहीं दिया जो उसके बाद भी कायम रह पाती। इसके बाद गजनी के बाहर उसका शासन अत्याचारी प्रकृति का था। अतः गजनवी इतिहासकार उद्भी ईरान के पूर्वी भाग एवं फारस नवजागरण के केंद्र खुरासान के संदर्भ में कहते हैं कि वहाँ की गतिविधियाँ चूस कर सूखा देने वाले करारोपण एवं सृजनात्मक उपाय किए बिना ही राजस्व प्राप्ति के नए नए तरीकों को ढूंढ निकालने तक ही सीमित थी। अतः कुछ समय पश्चात खुरासान में देने लायक कुछ भी नहीं बचा था। उसकी दशा उस दुधारू पशु के समान हो गई जिसके थन पर पानी फेंक दिया गया हो व जिसमें दूध की बूंद या चिकनाई का कोई चिन्ह नहीं बचा गया हो। अपनी राजनीतिक उपलब्धियों एवं सैनिक अभियानों के बावजूद महमूद को भारत में एक लुटेरे के रूप में ही याद किया जाता है। भारत के बाहर भी उसने कई समकालीनों के बीच अपने लिए कोई सुयश अर्जित नहीं किया। उसने तथा सजर को इस्लाम के नायकों के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य वस्तुतः बाद के इतिहासकारों ने किया। सन 1030 में महमूद गजनवी के मृत्यु को से लेकर 12वीं सदी के अंत में गोरियों द्वारा आक्रमण की शुरुआत तक लगभग 150 वर्षों का काल उत्तर भारत में भारी
फेरबदल और अस्त व्यवस्था का काल था। उस क्षेत्र के विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच बराबर विनाशकारी युद्ध चलता रहा, जिसमें कोई भी शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरकर सामने नहीं आ पाया। कन्नौज पर महमूद के आक्रमणों के बाद प्रतिहार शक्ति शिथिल हो गई। उसके स्थान पर छोटे छोटे अधीनस्थ राज्यों का उदय हुआ। 11वीं सदी के अंत में किसी समय दोआब में गहरवाड़ नामक एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जिसका शासन केंद्र वाराणसी क्षेत्र में था। गहरवाड़ों का बंगाल के पालों और दिल्ली के तोमरों के साथ निरंतर युद्ध चलता रहा। चहमान अथवा चौहान नामक एक अन्य राजवंश का राजस्थान में उद्भव, जिसका एक परिवर्ती प्रतिनिधि सुप्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान था। चौहानों की गुजरात के चालुक्य मालवा के परमारों के साथ निरंतर युद्ध की स्थिति बनी रही। एक अन्य शक्तिशाली राजवंश खजुराहो का चंदेल राजवंश था, जिसके प्रतिद्वंदी मालवा के परमार एवं काशी के गढ़वाल दोनों ही थे। यद्यपि गढ़वालों ने कन्नौज को रोन दिया था और दिल्ली पर अपना आधिपत्य भी कायम किया था। यह राजपूत राज्य व्यक्तिगत या समन्वित रूप से पंजाब से गजनवी को निकाल बाहर करने में असमर्थ अथवा अनिच्छुक रहे, और वह भी स्थिति में जब महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद पश्चिम और मध्य एशिया में गजनवी शक्तियों का तीव्र गति से पतन हो चुका था। दूसरी ओर महमूद के उत्तराधिकारी दोआब के वाराणसी तक छापे मारते रहने में कामयाब रहे। फलतः जैसा कि एक आधुनिक लेखक C.E. बोसवर्थ का कथन है कि भारतीय मंदिरों के खजाने गजनी में लाए जाते रहे, सोने चांदी का प्रवाह गजनी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालता रहा एवं मुद्रा की उच्च कोटि को कायम रखता रहा। इस लूटपाट के उद्देश्य से अनुप्रेरित आक्रमणों के बावजूद गजनवी को भारत में अपने राज्यों और आर्थिक विस्तार करने में सफलता नहीं मिली। वस्तुतः यह प्रक्रिया पश्चिम और मध्य एशिया राजनीति में एक नए मोड़ आने के कारण और गैरियों के उदय के साथ आरंभ हुई। गैरियों का उदय और भारत में उनके बढ़ते कदम। घोर गजनवी साम्राज्य और सल्जूक साम्राज्य के बीच की पर्वत श्रृंखलाओं में अव्यवस्थित एक छोटा सा वियुक्त क्षेत्र था। गौरियों का सत्ता में आना असामान्य एवं असाधारण घटना थी। यह क्षेत्र इतना दूरस्थ और अलग था कि 11वीं सदी तक छोटे छोटे मुस्लिम राज्यों में घिरा हुआ गैर मुस्लिम प्रदेश बना। 11वीं सदी के आरंभ में महमूद गजनवी ने गौर पर आक्रमण किया एवं गौर के निवासियों को इस्लाम धर्म में दीक्षित किया। इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने के लिए वहाँ मुस्लिम उपदेशक नियुक्त किए। उसी समय से गौर का इस्लामीकरण हो गया। उसके बावजूद भी यह माना जाता है कि उस क्षेत्र में 12वीं सदी के अंत तक गैर इस्लामी यानी एक प्रकार के महान बौद्ध धर्म का अस्तित्व कायम रहा। संसबानियों ने, जो मूलतः गौर के कई छोटे सरदारों में से एक थे, उस क्षेत्र में इस्लाम को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई एवं एक निष्ठुर नीति के सहारे इस क्षेत्र में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त की। 12वीं सदी के मध्य तक वे इतने शक्तिशाली हो गए कि हिरात के हाकिम द्वारा सल्जूक शासक संजर के विरुद्ध विद्रोह करने पर वे हिरात में हस्तक्षेप कर सके। उनकी बढ़ती हुई शक्ति के कारण गजनवियों को खतरा महसूस हुआ और बहराम शाह ने गौर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे जहर देकर मरवा दिया। प्रतिशोध में अलाउद्दीन ने बहराम शाह को पराजित किया और गजनवी पर कब्जा कर लिया। 7 दिनों तक गजनवी नगर में लूटपाट और विध्वंस की स्थिति रही, जिसके दौरान कुछ उत्कृष्ट भवनों को भी भूमिसात कर दिया गया। इसके कारण अलाउद्दीन हुसैन शाह को जहां सोज यानी विष दाहक की उपाधि प्राप्त हुई। साथ ही उसने गजनवियों के अंतिम पतन तथा इस्लामी जगत की सीमा पर सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में गौर के अभुद्य की भी घोषणा कर दी। गौरियों को अब सल्जूकों के करद राज्य के रूप में अपनी स्थिति से संतोष नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने सल्जूकों की तरह अल सुल्तान अल मुअज्जम की उपाधि धारण की। अपने पूर्ववर्तियों की तरह गौरियों ने भी खुरासान और मर्व के खुशहाल क्षेत्रों पर नियंत्रण हेतु सल्जूकों के साथ निरंतर युद्ध किया। गजनवियों की तरह गौरी शासक भी अपनी अत्यधिक वित्तीय मांगों के कारण खुरासान में अलोकप्रिय हुए और वहां अपनी सत्ता बनाए रखने में कठिनाई महसूस करने लगे। यह तथा सल्जूकों और आमूदरिया पार की तुर्क जनजातियों के साथ अनवरत युद्ध की स्थिति में वे मुख्य कारण थे, जिससे गौरियों को भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना हुआ। सन 1163 में गियासुद्दीन मोहम्मद को गौर की राजगद्दी प्राप्त हुई। तुर्क जनजातीय परंपरा का पालन करते हुए उसने अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का शासक नियुक्त किया। इस अनोखी हिस्सेदारी के कारण दोनों में से एक भाई मुइजुद्दीन ने अपनी सारी शक्तियां भारत की विजय में लगा दी, जबकि बड़े भाई गियासुद्दीन ने अपना ध्यान मध्य और पश्चिम एशियाई समस्याओं पर केंद्रित किया। इस बीच उत्तर भारत में चहमान अथवा चौहान राजवंश गुजरात की ओर एवं दिल्ली और मथुरा की ओर अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। अतः उसने महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों के लूटपाट वाले आक्रमण को झेलना पड़ रहा था। संभवतः चौहान शासकों में महानतम विग्रहराज था, जिसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने 1151 में तोमर शासकों से दिल्ली छीन ली और अपने शासन का विस्तार शिवालिक यानी दिल्ली तक फैली पहाड़ी श्रृंखलाओं
तथा हांसी तक किया। यह वह क्षेत्र था जिसको लेकर तोमरों और गढ़वालों के बीच संघर्ष चलता रहा, किंतु तोमरों के अधीनस्थ शासकों के रूप में शासन करते रहने दिया गया। विग्रहराज कवियों और विद्वानों का संरक्षक था। विग्रहराज किनका? कवियों का और विद्वानों का संरक्षक था। उसने स्वयं भी एक संस्कृत नाटक लिखा था। उसने अनेक भव्य मंदिर, अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय एवं अनासागर तालाब बनवाए थे। किसने? विग्रहराज ने। क्वेश्चन आ जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1177 के लगभग 11 वर्ष की आयु में अजमेर के राज सिंहासन पर आसीन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उसने 16 वर्ष की आयु में प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में थाम लिया। शीघ्र राजस्थान के छोटे छोटे राज्यों की विजय करके विस्तारवाद की एक प्रबल नीति आरंभ कर दी, किंतु उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध सैनिक अभियान खजुराहो और महोबा के चंदेलों के विरुद्ध था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि उस क्षेत्र में चंदेल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था और उसने गजनवियों को कई बार प्रतिरोध किया था। जिस युद्ध में अल्लाह और उदल नामक दो प्रसिद्ध योद्धा महोबा की रक्षा करने में युद्ध करते हुए मारे गए, वह युद्ध पृथ्वीराज राजा व अल्लाहगढ़ नामक दो हिंदी महाकाव्यों के जरिए अमर हो गया। इन दोनों महाकाव्यों की रचना बाद में हुई, अतः उसमें दिए गए विवरण की ऐतिहासिक सच्चाई के बारे में इतिहासकारों द्वारा संदेह किया जाता है। तथापि निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज को चंदेलों पर महत्वपूर्ण विजय प्राप्त हुई। यद्यपि इस युद्ध के कारण पृथ्वीराज के राज्य क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई, किंतु उसे भारी मात्रा में लूट का माल प्राप्त हुआ। सन 1182 से 1187 के बीच पृथ्वीराज ने अपना ध्यान अपने पुराने प्रतिद्वंदी गुजरात के चालुक्यों की ओर मोड़ा। दोनों के बीच लंबे अरसे तक संघर्ष चला और ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात नरेश भीमदित्य ने जिसने पहले मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का आक्रमण करने का सफल प्रतिरोध किया था, पृथ्वीराज को पराजित किया। इसके कारण पृथ्वीराज को अपना ध्यान गंगा घाटी और पंजाब की ओर केंद्रित करना पड़ा। परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज को और कन्नौज के गढ़वालों के बीच लंबा संघर्ष चला। उस क्षेत्र में गढ़वाल राज्य सबसे बड़ा था। इस संघर्ष का कारण गढ़वाल नरेश जयचंद्र की रूपवती पुत्री संयोगिता के संवर के समय पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का हरण और उसके बाद युद्ध में पृथ्वीराज के हाथों जयचंद्र की पराजय को माना जाता है। किसी समकालीन साक्ष्य के अभाव में इस कहानी की सच्चाई के बारे में इतिहासकारों को संदेह है, किंतु दिल्ली एवं उपरी गंगा दोआब पर नियंत्रण चौहानों और गढ़वालों के बीच प्रतिद्वंदिता सुविदित है। गढ़वालों द्वारा संघर्षपूर्ण रवैया अपनाए जाने का मुख्य कारण बनी। इस संबंध में यह भी याद रखना चाहिए कि तथ्य अपने सभी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर पृथ्वीराज ने स्वयं को राजनीतिक दृष्टि से अलग थलग कर लिया था। उसके लिए उस समय बड़ा महंगा साबित हुआ और कुछ ही वर्षों बाद मुइजुद्दीन मोहम्मद की तुर्क सेना का उसे सामना करना पड़ा। सन 1173 ईस्वी में गजनी के राज सिंहासन पर मुइजुद्दीन के आसीन होने का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। भारत के विरुद्ध उसका पहला सैनिक अभियान 1175 में हुआ और उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उस समय वहाँ पर करमातियों अथवा करामातियों के नियंत्रण में था। भारत और ईरान की सीमाओं में फैले हुए जिनके धार्मिक विचार इस्लाम और बौद्ध धर्म का मिला जुला रूप हम यहाँ देखते हैं। अगले वर्ष मुइजुद्दीन ने उच्च पर कब्जा कर लिया और 1178-89 में उसने मुल्तान और उच्च होते हुए गुजरात के नेहरवाला पर चढ़ाई कर दी और गुजरात के शासक ने आबू पर्वत के निकट मुइजुद्दीन को पराजित कर दिया और चालुक्यों ने पृथ्वीराज से सहायता का अनुरोध किया, किंतु पृथ्वीराज के मंत्रियों ने उसे सहायता न करने का परामर्श दिया, क्योंकि गौरी और चालुक्य दोनों राज्यों ही चौहानों के शत्रु थे। उस समय पृथ्वीराज की आयु केवल 12 वर्ष थी, अतः उसे इस निर्णय के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। गुजरात अभियान की विफलता के बाद मुइजुद्दीन ने अपनी समस्त योजना बदल दी और 1189-80 में गजनवियों से पेशावर जीत लेने के बाद और 1181 में लाहौर पर उसने चढ़ाई कर दी। गजनवी शासक खुसरो मलिक ने उसके सम्मुख घुटने टेक दिए। खुसरो को लाहौर में शासन करते रहने दिया गया और जबकि मुइजुद्दीन ने सियालकोट समेत पूरे पंजाब को अपने नियंत्रण में ले लिया और विस्तारवादी नीति अपनाई। अंत में 1186 ईस्वी में मुइजुद्दीन ने गजनवी शासक को हटाकर एक किले में बंदी बनाकर भेज दिया और कुछ वर्षों बाद उसे मौत की नींद सुला दी गई। अब गौरियों और उत्तर भारत के राजपूत शासकों के बीच संघर्ष का एक मंच तैयार हो गया। क्या था? तराई का युद्ध। सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के बाद मुइजुद्दीन ने 1191 में ताबर हिंद के किले पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया और जो दिल्ली की रक्षा हेतु एक सामरिक महत्व का माना जाता था। इसके महत्व को समझते हुए तुर्कों को वहां अपने पांव जमाने का मौका दिया बिना पृथ्वीराज तुरंत ताबर हिंद की ओर बल चढ़ा। युद्ध में पृथ्वीराज को पूर्ण विजय प्राप्त हुई और एक समकालीन विवरण के अनुसार घुड़सवार खिलजी आहत मुइजुद्दीन को बचाकर ले भागा और उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अपनी विजय के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को हताश सेना का पीछा करने का प्रयास नहीं किया, जिसका कारण यह रहा होगा कि वह अपनी छावनी से
बहुत दूर शत्रु प्रदेश में घुसना नहीं चाहता था। अतः उसने सोचा होगा कि गजनवियों की तरह गोरे भी पंजाब पर शासन करते हुए संतुष्ट रहेंगे। इस प्रकार उसने ताबर हिंद की घेराबंदी को एकमात्र सीमावर्ती झड़प समझा और कुछ महीने की घेराबंदी के बाद उस पर कब्जा कर संतोष की सांस ली। पृथ्वीराज ने मुइजुद्दीन के साथ अपने संघर्ष को मात्र एक सीमावर्ती झड़प तक ही सीमित समझा। इस बात की पुष्टि तथ्य से होती है कि उसने गोरी शासक के साथ अपने भावों के संघर्ष हेतु कोई तैयारी नहीं की। पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य पृथ्वीराज पर राज के क्रियाकलापों की उपेक्षा करने एवं आमोद प्रमोद में रहने लगे का आरोप लगाया जाता है। भले ही सत्य न हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है उसने गोरियों की ओर संभावित खतरे को गंभीरता से नहीं लिया था। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना मानना उचित ही है। मुइजुद्दीन ने इस युद्ध के लिए भरपूर तैयारी की। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसे कई अमीरों को सत्ता से हटा दिया जो तराई के प्रथम युद्ध में उसका पूर्ण साथ नहीं दे पाए थे। दोनों ही ओर सेना को बिल्कुल सटीक आकलन कर पाना कठिन है। समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार मुइजुद्दीन की सेना में लोह कवच और हथियारों से पूरी तरह लैस 1,20,000 सैनिक और 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 3,000 हाथी और 3 लाख घुड़सवार और भारी संख्या में पैदल सैनिक थे। ये संख्याएं बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है और इसका प्रयोजन शायद मुइजुद्दीन के सामने की चुनौती और उसकी विजय के वृत्तांत को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना है। फिर भी यह माना तो जा सकता है कि पृथ्वीराज द्वारा लाई गई सेना उसके प्रतिद्वंदी द्वारा जुटाई गई सेना की संख्या में कहीं अधिक थी। फरिश्ता भी कहता है कि पृथ्वीराज के कहने पर हिंद के सभी अग्रणी रायों ने उसकी सहायता भेजी थी, किंतु यह संदिग्ध ही लगता है। ठीक है। उसके बाद तराई का युद्ध एक स्थान पर संचालित होने वाला युद्ध ही नहीं था। प्रत्युत में इस गतिशीलता का निर्णायक तथ्य मुइजुद्दीन के शस्त्रों अस्त्रों से लैस अश्वरोही धनुधरों ने आरंभ में पृथ्वीराज की मंथर गति से चलने वाली सेना को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वीराज की सेना में कोहराम मच गया और उस पर उन्होंने चारों तरफ से प्रहार शुरू कर दिया और पृथ्वीराज पूर्णतः पराजित हुआ और युद्ध के मैदान में से भाग निकला। किंतु उसका पीछा किया गया। हिसार जिले के ससुरती अथवा आधुनिक सिरसा के निकट पकड़ लिया गया। इतिहासकार मिनहाज ने कहता है कि उसकी तत्काल हत्या कर दी गई, किंतु एक अन्य समकालीन लेखक हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया एवं उसे शासन करते रहने दिया गया। इस बात की पुष्टि मुद्रा विषयक साक्ष्यों से भी होती है, क्योंकि पृथ्वीराज के सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम उत्कीर्ण पाया गया है। कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया और राजद्रोह के अपराध में उसे मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद उसका पुत्र राजा बना। वह एक अधीनस्थ शासक के रूप में कुछ समय तक शासन करता रहा। वस्तुतः इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं है कि पृथ्वीराज को गजनवी ले जाया गया और वहां उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होने के बावजूद गोरी सुल्तान को एक तीर चलाकर मार दिया गया। उसके बाद उसके चंद बरदाई ने उसकी हत्या कर दी। पृथ्वीराज को एक महान योद्धा तथा कवियों और पंडितों के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। वे एक सेना नायक के रूप में कई विजय उसने प्राप्त हुई थी, किंतु एक आधुनिक इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार तराई के द्वितीय युद्ध के मैदान में उसका आचरण उसके रणकौशल और राजनीतिक दोनों पर एक धब्बा है। फिर ऊपरी गंगा घाटी में तुर्कों का विस्तार। तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय के बाद समस्त चौहान राज्य गोरियों के कब्जे में आ गया था। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की सतर्कतापूर्ण नीति अपनाई। उसने समस्त शिवालिक क्षेत्र पर यानी अजमेर तक पर आधुनिक सिरसा और हिसार पर अपना कब्जा कर लिया। उसने हिसार तथा सिरसा को अपने एक विश्वस्त दास कुतुबुद्दीन ऐबक के नियंत्रण में छोड़ दिया और दिल्ली का तोमर शासक गोविंदराज तराई के युद्ध में मारा गया, किंतु उसके पुत्र एक अधीनस्थ शासक के रूप में दिल्ली के राज सिंहासन पर बने रहने दिया गया। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, पृथ्वीराज को अजमेर की राजगद्दी वापस कर दी गई। इस व्यवस्था के बाद मुइजुद्दीन वापस गजनी लौट गया। अजमेर और दिल्ली के विरुद्ध के विद्रोह ने इस मुद्दे का फैसला कर लिया। अजमेर में पृथ्वीराज के पुत्र को, जिसने तुर्कों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, विरुद्ध हुए विद्रोह को दबाने के लिए ऐबक 1192 में दिल्ली की ओर बढ़ा और उस पर कब्जा कर लिया गया। अब दिल्ली भारत के तुर्क अभियानों का एक मुख्य केंद्र बन गया था। तोमर राजा कुछ समय ही गद्दी पर बना रहा, किंतु 1193 में राजद्रोह गतिविधियों में शामिल होने के कारण उसने शासन से हटा दिया गया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज को, जो राजपूत प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा था, पराजित कर अजमेर पर भी कब्जा कर लिया गया। अपनी पराजय का प्रायश्चित करने के लिए हरिराज चिता में जलकर मारा गया। अब अजमेर को एक तुर्की हाकिम के अधीन कर दिया गया। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को हटाकर रणथंभौर भेज दिया गया।
दिल्ली क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात तुर्कों ने कन्नौज के गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करने को उद्यत हुए। गढ़वाल राज्य में उस समय देश का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। सन 1194 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भारत की ओर पुनः प्रवृत्त हुआ और ऊपरी दोआब में मेरठ यानी बरन, बुलंदशहर और कोइल आधुनिक अलीगढ़ के क्षेत्र जो उन दिनों डोर राजपूतों के अधीन थे, तराई के द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद तुर्कों के द्वारा अधिकृत कर लिए गए। यद्यपि डोरों ने कड़ा मुकाबला किया। इस क्षेत्र का भारी सामरिक महत्व था क्योंकि गढ़वाल शासक जयचंद्र उनकी सहायता करने नहीं आया था। अपने को सुरक्षित मानने की गलती करते हुए उसने मुइजुद्दीन के हाथों पृथ्वीराज की पराजय पर हर्ष प्रकट किया और इस मौके पर उसने दरबार में जश्न मनाया। सन 1194 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी 50,000 घुड़सवारों के साथ कन्नौज पर बनारस की ओर बढ़ा। आधुनिक इटावा जिले में चंद्रावर के निकट युद्ध हुआ। जैसे कि प्राय प्राप्त होता है कि समकालीन साहित्यिक कृतों में इस युद्ध के बारे में भी अत्यधिक अतिरंजित वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये जो युद्ध हुआ था इसमें भारी नरसंहार और लूटपाट के बाद आसनी के किले यानी फतेहपुर जिला के, जिसमें गढ़वाल राज खजाना था, लूट लिया गया। गढ़वालों की पहली राजधानी वाराणसी को भी लूट लिया गया एवं वहां के अनेक मंदिर नष्ट कर दिए गए। अतः 1198 में कन्नौज पर कब्जा कर लिया गया। तराई और चंद्रावर के युद्धों ने गंगा घाटी में तुर्को शासन की नींव डाली। छिटपुट उपद्रवों को छोड़कर इस क्षेत्र में तुर्की शासन का व्यापक स्तर पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, किंतु इस क्षेत्र में सभी विरोधों को कुचलने एवं अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करने में तुर्कों को 50 वर्ष लग गए। इस तरीके से अपने दक्षिणी और पश्चिमी पार्श्वों को सुरक्षित करने के लिए सैनिक गतिविधियों का संचालन करने तो भावी अड्डे बनाने के लिए तुर्कों ने दिल्ली और मालवा के बीच सामरिक महत्व के किलों को जीतने की कोशिश की। इस प्रकार सन 1195-96 में मुइजुद्दीन ने बयाना के किले पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर को भी इस क्षेत्र का सबसे सुदृढ़ किला था घेर लिया गया, किंतु 1.5 वर्षों की घेराबंदी के बाद ही कहीं जाकर यहाँ के शासक को किले का समर्पण करने के लिए विवश किया जा सका। कुछ समय बाद कालिंजर, महोबा, खजुराहो, बुंदेलखंड के चंदेल शासकों से छीन लिए गए, जो उस क्षेत्र में गढ़वालों के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ऊपरी गंगा घाटी एवं पूर्वी राजस्थान से आगे के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए 2 ओर से प्रयास किए गए। पश्चिम में गुजरात एवं पूर्व में बिहार और बंगाल। पश्चिम में मुइजुद्दीन के दासों ने गुजरात में हिंदवाड़ा पर आक्रमण किया, जिसके मुख्यतः कारण वहाँ के राय से प्रतिशोध लेना था, जिसने पूर्व में एक राजपूत विद्रोह की सहायता की थी, जिसके कारण ऐबक को अजमेर में तब तक शरण लेनी पड़ी थी जब तक कि गजनी से भेजी गई सेना ने आकर उसकी सहायता न की। राय पराजित हुआ और अहिंदवाड़ा पर कब्जा कर लिया, किंतु इसी पर तुर्कों का नियंत्रण अधिक समय तक कायम नहीं रह पाया। इसने भारत में तुर्की सत्ता की परिसीमा को स्पष्ट कर दिया और यह दर्शा दिया कि अब भी इतना मजबूत नहीं हो गए कि अपनी सैनिक सक्रियों को केंद्र दिल्ली से बहुत दूर के स्थानों पर अपनी पकड़ बनाए रखते। बिहार और बंगाल पर मोहम्मद बख्तियार खिलजी की विजय एक विशेष घटना थी, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। ठीक है, सन 1204 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी को भारी आघात पहुंचा। वह समरकंद के गैर मुस्लिम कारखानियों तुर्कों द्वारा आमू दरिया के निकट अंधखुई में हुए एक बड़े युद्ध को पराजित हुआ। फलतः मर्व और अधिकांश खुरासान पर उसका नियंत्रण समाप्त हो गया। मुइजुद्दीन की मृत्यु की अफवाहों के कारण पंजाब में खोखरों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए मुइजुद्दीन ने भारत की ओर प्रयाण किया। कहा जाता है कि गोरी समरकंद के कारखानियों के साथ पुनः युद्ध करना चाहता था और इस उद्देश्य से उसने आमू दरिया पर नौका पुल भी बनवाया था, किंतु पंजाब से वापस लौटने के मार्ग में सिंधु नदी के किनारे मुइजुद्दीन करामातों में एक गिरोह के हाथों मारा गया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि करामातों का कहर का मत था, जिसमें हिंदू और बौद्ध धर्म की अनेक विशेषताएं शामिल थी। मुइजुद्दीन ने अपने जीवन काल में उन्हें काफ़ी सताया था। अब इससे आगे एक वीडियो में हम लास्ट वीडियो और देखेंगे, जिसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।